अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। इमरान वसीम सीनियर कोर्ट रिपोर्टर और एनालिस्ट, और हमें ज्वाइन किया है माजिद निज़ामी ने, सीनियर जर्नलिस्ट और तज्ज़ियाकार हैं। हमें कुछ देर में हसनात मलिक भी ज्वाइन करेंगे। इलेक्शन की गहमा गहमी है और आज बाकायदा इसका आगाज़ हो चुका है, टिकटों की तकसीम हो चुकी है और इंतखाबी निशानात जो हैं वो अलॉट हो चुके हैं। और ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ का जो बल्ला छीन लिया गया था बकौल उनके, उसकी जगह तहरीक इंसाफ को मुख्तलिफ़ उम्मीदवारों को मुख्तलिफ़ निशानात भी अलाट हुए हैं, जिन पे मुख्तलिफ़ किस्म के एतराज़ात भी आ रहे हैं। मगर सबसे पहले और सबसे बड़ी और अहम ख़बर, जो सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी को इलेक्शन कराने के लिए पत्थर पर लकीर लगाई थी, उस पत्थर पर लकीर की भी अब तस्दीक होती नज़र आ रही है। सीनियर जर्नलिस्ट मंसूर अली ख़ान ने अपने व्लॉग पे इंकशाफ किया है कि उनकी मुलाकात एक ताकतवर इदारे की एक ताकतवर शख्सियत से हुई है और उस मुलाकात में कुछ चीज़ें सामने आई हैं। और सबसे अहम बात तो ये है कि अब ये बता दिया गया है कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। तो माजिद निज़ामी साहब, आप कैसे देख रहे हैं? बड़ा बज़ाहिर एक वाज़ेह पैगाम था कि कम से कम अब तो इलेक्शन 8 फरवरी को हो जाने चाहिए, जबकि बल्ले का भी फ़ैसला हो चुका है और बल्लेबाज का भी फ़ैसला हो चुका है। तो क्या यही वजह थी इलेक्शन के हवाले से खदशात की, जो आज की तारीख में दूर कर दिए गए हैं? जी बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन के हवाले से जितनी कन्फ्यूजन थी, डेफिनेटली उसमें अब ख़ासी कमी आ चुकी है और सियासी माहौल के अंदर तहरीक इंसाफ का उनके इंतखाबी उम्मीदवारों का मौजूद ना होना, इसका लाजमी तौर पर मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों को फ़ायदा होगा। सो इस सूरत हाल के अंदर उम्मीदवार तो मौजूद हैं, लेकिन लग रहा था कि बल्ले का निशान नहीं है। उम्मीदवार तो हैं तहरीक इंसाफ के। जी बिल्कुल। मेरे ख्याल में अब तहरीक इंसाफ के लिए खासा मुश्किल इसलिए हो जाएगा कि उन्हें 2 गुना मेहनत करनी होगी। पहले तो ये था कि वोटर सपोर्टर अनपढ़ हों, पढ़े लिखे हों, उन्हें कोई गर्ज नहीं थी कि उम्मीदवार कौन है, लेकिन अब उन्हें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, वर्किंग करनी पड़ेगी। अपने अपने हलकों में उम्मीदवारों के नाम और उनके इंतखाबी निशान इस्टेब्लिश करने होंगे, ताकि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उन तक इंतखाबी निशान पहुँचे और जो लोग पढ़े लिखे हैं उन तक उम्मीदवार का नाम भी पहुँचे। क्योंकि कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शन इकट्ठे होते हैं और 2 बैलेट पेपर इशू होते हैं। अब मसला ये है कि दोनों बैलेट पेपर्स पर डिफरेंट इंतखाबी निशानात पर मोहर लगानी होगी अगर कोई तहरीक इंसाफ को वोट देने जाता है। सो इस वजह से तहरीक इंसाफ को हर हलके के अंदर ज़्यादा मेहनत करना होगी। डेफिनेटली ये तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा और उसकी मुश्किलात में एक और इजाफा होगा। ठीक। अच्छा माजिद साहब, ये क्या ज़रूरत क्या पड़ी बज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट के एक आला अफसर को, एक जर्नलिस्ट को कुछ पैगाम देने की, जिसमें से सबसे अहम तो यही था कि इलेक्शन अब तो हो ही जाएंगे 8 फरवरी को, इसमें कोई शक नहीं। मगर दूसरा पैगाम ये भी था कि अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है। तो ऐसे मौके पर ये पैगाम इस तरह इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से देने का क्या मकसद हो सकता है? जी डेफिनेटली वो अपनी राय अवाम तक एक दफ़ा फिर पहुंचाना चाह रहे होंगे, अपने पुराने मौक़िफ़ को ताज़ा करना चाह रहे होंगे। इस तरह की मुलाकातों के अंदर ये खासा नाजुक मामला होता है। उसकी वजह यह है कि मुलाकात करने वाले ने भी इस लिहाज से या इस तरह से बयान करना होता है कि मैसेज कन्वे हो जाए, लेकिन उस तरह से वाज़े नाम इदारों के अफराद के सामने ना आए, और जिन्होंने पैगाम देना होता है वो भी इस अंदाज से ऐसे लोगों को मदऊ करते हैं ताकि उनका पैगाम आवाम तक पहुंच जाए और डिस्कस हो। सो इसलिए इसमें मैं नहीं समझता कि कोई प्रेस रिलीज़ होंगी, कोई तरदीदें होंगी या तस्दीक होगी। ये सारी चीज़ें ज़राए के ज़रिए चलाई जाती हैं और उसी तरह से चलती हैं। सो इस तरह की ख़बरों के अंदर जो मैसेज है वो ज़्यादा अहम होता है। और मुझे तो ऐसे लगता है कि जिस तरह कोई नाम नहीं लिया गया, सिर्फ इदारे की बात की गई है,
सो डेफिनेटली उसमें हम उसका नतीजा ये अखज़ कर सकते हैं कि वो इदारा इस्टेब्लिशमेंट है। और जो पैगाम है मैं समझता हूँ कि वो उन्होंने उसको ताज़ा किया है कि अब इमरान खान की सियासी मैदान में कोई गुंजाइश नहीं है। तो इमरान वसीम साहब, ये जो पैगाम है कि अब इमरान खान की कोई गुंजाइश नहीं है, ये अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक दिन बाद ही आ रहा है। पहले बल्लेबाज आउट हुआ और अब बल्ला भी आउट हो गया। तो इस पैगाम से क्या मकसद हासिल हो सकता है? क्या लोगों को ये पैगाम कन्वे करना है कि अब कोई उनका मुस्तकबिल नहीं है, इसलिए वोट देकर पीटीआई को आप वक्त ज़ाया ना करें? क्या ये पैगाम है जो कि देने की कोशिश की जा रही है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से लोगों को और वोटरों को? और क्या वोटर जो है उनके इस पैगाम से मुतासर होंगे? देखिए, पहले तो अपना क्या नाम है मती भाई, आपको बताएं कि ये ठीक है कि ये जो वीलॉग आया है हमारे एक एंकर भाई का, ये संडे के रोज़ आया है, और फैसला जो है बल्ले के निशान के हवाले से वो सैटरडे के रोज़ आया है। लेकिन जहाँ तक मेरी इतलात है कि ये मुलाकात जो है ये जुमेरात के रोज़ हुई है, यानी संडे को वीलॉग आया है, उससे ये 2 दिन पहले मुलाकात हुई है। क्योंकि जब वो यहाँ पे आए थे तो मेरा भी उनके साथ किसी हवाले से कोई मुलाकात थी, तो मेरी उनके साथ मुलाकात हुई मंसूर भाई के साथ, उन्हीं का ही मतलब ये वीलॉग आया। तो उस मुलाकात में ये डिस्क्लोज़ नहीं हुआ कि वो आज कहीं मुलाकात के लिए गए थे, लेकिन ये वीलॉग किया तो फिर उससे ये पता चला कि वो कहीं मुलाकात के लिए गए इदारे के साथ। और जो उसमें आप बात कर रहे हैं कि ये पैगाम दिया गया कि इमरान खान सियासत में नज़र नहीं आ रहे, तो ये आप अगर माजी में चले जाएँ ना तो मती भाई ये एक ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है, लेकिन फ़ैसला फिर भी अवाम ने करना होता है। माजी में आपके सामने जब कू हुआ 1999 का, तब भी कहा गया कि नवाज शरीफ का चैप्टर क्लोज़ हो गया, पीपल्स पार्टी का चैप्टर क्लोज़ हो गया। तो क्या हुआ, वो लोग दोबारा वापस आए, और फिर अभी 2018 के बाद भी यही कहा गया था। यही जिनकी हम बात कर रहे हैं कि इमरान खान जो है वो चैप्टर क्लोज़ हो गया, यही कहा करते थे कि अब 10 साल मैं ही हूँ, 15 साल मैं ही हूँ। लेकिन वक्त ऐसे बदलता है कि इंसान को खुद पता नहीं चलता। लेकिन अहम बात जो आपने बताई कि बज़ाहिर ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो सैटरडे नाइट को आया और संडे को फिर ये व्लॉग आया मंसूर अली खान का, तो ये भी तो हो सकता है कि मंसूर अली खान से ये कहा गया हो कि आपने जो भी व्लॉग करना है वो आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कीजिएगा। मेरे ख्याल इससे भी कुछ मतलब निकलता है? नहीं, मेरे ख्याल से, क्योंकि मेरी जो उनके साथ बात हुई ना, उनकी ऐसी मसरूफियात थी। जब ये संडे को पब्लिक किया गया, वो उन्होंने, अभी आपकी भी बात हुई, वो मेरे ख्याल में लाहौर में नहीं है, वो कराची में है। तो कराची में जाने से पहले वो रिकॉर्ड करके गए हैं, और संडे को जो है वो जारी सी बात है कि स्पेस होती है, इतनी ट्रैफिक जो है वो नहीं होती, इतनी खबरें ज़्यादा नहीं होती, तो एक मतलब एक फरागत का दिन होता है। तो हम भी चूज़ कर लेते हैं कि ये हम वीलॉग जब संडे को करेंगे, गालिबन इस तरह की उनकी सोच होगी। लेकिन कतई नज़र इन तमाम चीज़ों के जो बानी तहरीक इंसाफ के हवाले से बात की गई, एक और भी बात की गई है जो जिक्र हुआ है कि जो 9 मई के जो जिम्मेदारान हैं उनके साथ भी किसी किस्म की कंसेशन नहीं होगी, उनके साथ रियायत नहीं की जाएगी। तो ये भी अब ये बात भी देखें, सुने ये मैं वही आपके सवाल से पहले उसको बयान कर रहा हूँ। देखें, उनका केस तो है, ये 9 मई का उनको केस तो है, वो इसको प्रोसिक्यूट तो करेंगे, इसको फॉलो भी करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली जब ये मिलिट्री कोर्ट से निकल के आएगा ऊपर एपेक्स कोर्ट में, आला अदालतों में, फिर वहां पे अदालतों ने डिसाइड करना होगा। लेकिन अगर ये ताकतवर शख्सियत, इसका ताल्लुक अगर फ़ौज से है और वो केस अभी फ़ौजी अदालतों में चल रहा है, अभी फ़ैसला नहीं हुआ, और ये ताकतवर शख्सियत कह रही है कि इनको माफ़ नहीं किया जाएगा, तो इसका मतलब है फ़ैसला तो ऑलरेडी तय है कि क्या दिया जाना है फ़ौजी अदालतों में। मती भाई, जो भी तय हो, मैं वही बात कर रहा हूँ, जो भी तय हो, हमारे सामने है कि जुडिशियल रिव्यू अल्टीमेटली आके फिर हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में होना, सुप्रीम कोर्ट में है। माजिद निज़ामी साहब, आज इमरान खान साहब ने भी, आज साइफर केस का ट्रायल भी था, और उस दौरान उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू भी की है, और उनका ये कहना है, बल्कि उन्होंने कुरान पाक के 5वें पारे की 8वीं आयत का हवाला दिया और कहा कि कुरान में है कि दुश्मनों से भी इतनी नफ़रत ना करो कि इंसाफ ना कर सको। तो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो है कुरान का हवाला दे के कह रहे हैं कि दुश्मनों से भी इतना नफ़रत ना करो कि इंसाफ ना कर सको। तो ख़ुद बतौर वज़ीर आज़म आप उनका रवैया कैसे देखते रहे हैं? क्योंकि एक इल्ज़ाम तो ये भी है ना कि हमारे मुल्क में, हमारे मुआशरे में नफ़रतें पैदा करने वाले ख़ुद चेयरमैन PTI भी हैं। तो इस कुरान के हवाला जो आप दिए जा रहे हैं, तो बज़ाहिर लगता है ये जेल में जाके उन्हें कुरान पढ़ने का मौका मिला है।
मैं इस मामले में ये राय रखता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान ने पाकिस्तान के माशरे के अंदर इन मामलात को खासा बढ़ावा दिया है, माशरे की तकसीम में एक अहम किरदार अदा किया है। और मैं ये भी समझता हूँ कि गवर्नमेंट जब कोई भी हमारा तकनीकी राब्ता नहीं हो पा रहा, मगर मुख्तसरन ये कि इमरान खान ने जो आज बयान दिया है उसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि जो PTI का जो ख़ात्मा किया जा रहा है और नवाज शरीफ के जो केस माफ़ हो रहे हैं वो एक लंदन प्लान के तहत हो रहे हैं। तो माजिद निज़ामी साहब, आप अपनी बात जारी रखें और हमें हसनात मलिक ने भी ज्वाइन किया है, हम इनकी तरफ भी आएंगे। तो जी माजिद निज़ामी साहब, आप बता रहे थे कि इमरान खान साहब का क्या रवैया रहा है माजी में। तो ये इनका मामला डेफिनेटली वही है कि अपोजिशन में इनके नज़रियात और ख़यालात और हैं। जब ये हुकूमत में थे तो बिल्कुल ये रियासती इदारों के बिल्कुल साथ थे और उनके ख़यालात को उनका प्रचार कर रहे थे। उस वक़्त इन्हें ऐसी कोई फ़िक्र नहीं थी, शायद उस वक़्त भी इन्होंने इन चीज़ों पर अमल नहीं किया और डेफिनेटली उसकी कई मिसालें मौजूद हैं। अब चूँकि वो अपोजिशन में हैं तो डेफिनेटली उनके ख़यालात बदल चुके हैं। सो मैं समझता हूँ कि सियासी जमातों के रहनुमाओं का एक बड़ा अलमिया यही है कि जब उनका स्टांस चेंज हो जाता है मौका मुनासबत देखते हुए, तो उससे मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी माशरे को कौम को नुकसान होता है और अभी भी इमरान खान इसी का नतीजा ही भुगत रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है। और आज सुप्रीम कोर्ट में भी काफ़ी दिलचस्प सूरत हाल रही और जो लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त जिसकी समात जो है चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा का बेंच कर रहा था, उनसे कहा गया कि जनाब अब हम आपके सामने ये दरख्वास्त मज़ीद इसकी समात नहीं चाहते और हम दरख्वास्त वापस ले रहे हैं। और जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने थोड़ी सी वजाहत भी देने की कोशिश की अपने फ़ैसलों की। ये बड़ा अजीब लगा मुझे कि एक चीफ जस्टिस एक बेंच दिया जिसने एक दिन पहले एक केस में फ़ैसला दिया, एक दूसरे केस में वो उसकी वजाहतें दे रहा है कि मैंने तो ये किया, इसमें आपका अपना कसूर था, जमहूरियत होती है, इलेक्शन नहीं कराए पार्टी के अंदर। तो क्या आज आपको कैसा लगा ये चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की तरफ से इस तरह की वजाहतें देना अपने 2 दिन पहले किसी फैसले के हवाले से? देखें, मिसट्रस्ट जो है ये तीसरे चीफ जस्टिस होंगे। पीपल्स पार्टी ने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी पे मिसट्रस्ट किया, साकिब निसार पे नून लीग ने किया, और जब नवाज शरीफ को पार्टी हेड के तौर पे नायल किया तो उसकी रिव्यू भी नहीं फाइल किया। उन्होंने कहा जी हमें इन पे ट्रस्ट ही नहीं है, क्योंकि अब जस्टिस काजी फायज़ ईसा पे इन्होंने मिसट्रस्ट किया है और 7 इतलात हैं कि अब नज़रसानी की दरख्वास्त, ये वैसे PTI का नज़रसानी भी उन्हीं के सामने कर रहे हैं। ये वैसे PTI का भी कोई समझ नहीं आ रही कि क्या ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग है या क्या है। लेकिन मेरे ख्याल में असूली तौर पे PTI की सियासत जो भी है जैसे भी है वो तो सबके सामने है, जो उनका तरीक़ाकार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो इस फैसला है वो इंतहाई अफसोसनाक फैसला है। उसने प्रेसिडेंट ऐसी सेट की है कि इलेक्शन कमीशन को वेपनाइज किया है कि अब एक सियासी जमात को इंट्रा पार्टी विद इन कोई डिस्प्यूट होता है पार्टी के, उस बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन उसको टेक्निकली नॉकआउट कर सके। एक तरफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा 62(1)(f) की जूरिस्प्रूडेंस खत्म कर रहे हैं कि तायाद नैली गलत है इंडिविजुअल जो सियासतदानों को, और जस्टिस काजी फायज़ ईसा और दूसरे जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और साकिब निसार में फ़र्क था। वो उन्होंने जो उनकी जो जूरिस्प्रूडेंस थी वो सियासतदानों और सियासी जमातों के लिए टफ थी। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में पार्लियामेंट को अहमियत दी, 62(1)(f) की जो जूरिस्प्रूडेंस थी वो रोल बैक की। लेकिन जब यहाँ मामला आया तो आपने एक सियासी जमात को टेक्निकल हाइपर टेक्निकल बुनियादों पर, ना जजमेंट साइड की बेनज़ीर भुट्टो जजमेंट जो 1988 की जो 9 जजों ने दी, और ना आर्टिकल 17 की इंटरप्रिटेशन डिफरेंशिएट करना था वो भी नहीं किया। आप नहीं गए जी, लाहौर हाई कोर्ट नहीं गया। इस तरह तो भुट्टो के जो वकील थे उन्होंने भी बड़ी गलतियां की। क्या फिर हम उन पर इल्जाम लगाएं जो भुट्टो का मर्डर जुडिशियल मर्डर? ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर हम इस पे इमरान वसीम जो कोर्ट रिपोर्टर हैं हमारे, इनसे भी इनकी राय भी लेते हैं। वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ के बल्ले का निशान वापस लेने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हमारे जो दानिश्वर तबका है इंटेलिजेंशिया वो भी तकसीम नज़र आ रहा है।
आज एडवोकेट सरदार लतीफ़ खान खोसा ने जब सुप्रीम कोर्ट से लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से दरख्वास्त वापस ली और वो दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पे चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने खारिज कर दी, तो उसके बाद एडवोकेट लतीफ़ खान खोसा ने भी मीडिया से बात की। 11:30 बजे रात को आपने जाके फैसला किया। उस वक्त आपने हमारा जो है ये निशान बल्ला जो है ये हमसे छीन लिया, और बल्ला छीनने के नाता से किसी को केतली मिल रही है, किसी को विकटें मिल रही हैं, किसी को जग मिल रहा है, किसी को प्याला मिल रहा है, किसी को मोल मिल रहा है, किसी को बोतल मिल रही है। तो ये मजाक उड़ाया गया है, ये आपने शिराजा बखेर के रख दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को एक कन्फ्यूजन में क्रिएट कर दी गई है। तो इमरान वसीम साहब आपने सुना, लतीफ़ खोसा को और हसनात मलिक साहब को भी आपने सुना। ये मामला साफ़ और शफाफ इंतखाबात का था, आइन की तशरीह का था, मगर बकौल हसनात मलिक साहब के ये मामला इलेक्शन एक्ट तक महदूद कर दिया गया, और जो आइनी तकाजा है साफ़ शफाफ इंतखाबात का, लेवल प्लेइंग फील्ड का, वो उसको नज़रअंदाज किया गया। आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से जहां हम नज़रअंदाज करने की बात करें कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नज़रअंदाज किया, हम भी बहुत सारे पहलू जो है वो नज़रअंदाज कर रहे हैं इस फैसले के हवाले से। देखें, एक तो इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कोई 63A वाली तशरीह नहीं की, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई कॉमा ऐड नहीं किया, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई फुल स्टॉप ऐड नहीं किया, उसका तो हवाला ही नहीं दिया। सुने ना हवाला ही नहीं दिया। मैं बताता हूँ। ना ही उसमें कोई 62(1)(f) वाली तशरीह की कि ताहयात नाहली 62(1)(f) में नहीं थी और ताहयात नाहली की इंटरप्रटेशन कर दी गई। यहाँ पे अदालत ने खुद को स्ट्रिक्ट किया है सिर्फ एक कानून के हवाले से। आप बात कर रहे हैं साफ शफाफ इंतखाबात के हवाले से। ये जो साफ शफाफ इंतखाबात का आर्टिकल 218 जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये जनरल इलेक्शन के हवाले से है। जो यहाँ पे बात आएगी, ये आएगा आर्टिकल 219 का सब क्लॉज ई, जिसमें ये इलेक्शन एक्ट के हवाले दिए गए हैं। आर्टिकल 17 का आप हवाला देते हैं, आर्टिकल 17 में भी ये जितने भी आपके राइट हैं, यानी आप ये जो फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, तो फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 16 भी है, आपकी लिबर्टी का राइट भी है, आपका आज़ादाना नकलो हरकत का भी आपका राइट है। लेकिन आपने क्या कत्ल किया हो, आपने कोई ऑफेंस किया हो, तो आपकी वो लिबर्टी उसी आर्टिकल के अंदर लिखा है कि वो कर्टेल हो जाएगी, आपको पकड़ा जाएगा। अब जब ये केस के अंदरूनी इंतखाबात में सुप्रीम कोर्ट का क्या मुदाखलत हो? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ये केस अपने पास कोई सो मोटो लेके नहीं आया। मतीउल्लाह जान साहब, आप इस बात को समझें, ये कोई सो मोटो के तहत केस नहीं लिया गया। ये जब नोटिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया गया 2021 में दिया गया, उस वक्त काजी फ़ाइज़ साहब चीफ जस्टिस भी नहीं थे। और ये सिर्फ तहरीक इंसाफ को नोटिस नहीं दिया गया, ढेर सारी जमातों को नोटिस दिया गया था। कतई नज़र इस बहस के तमाम चीज़ों में जाए बगैर हम किन का दिफा कर रहे हैं, जो अपना केस अदालत में डिफेंड नहीं कर सके, जो कन्फेशनल स्टेटमेंट दे रहे थे, जो अदालत के सामने मान रहे थे कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, हमने इलेक्शन एक्ट के मुताबिक अपना इलेक्शन नहीं करवाया, जिस तरीके से करवाना था हमने नहीं कराया, जो बदनीयती का इल्ज़ाम इलेक्शन कमीशन पे लगा रहे थे और खुद उस इलेक्शन से खुद को इल्ज़ाम से विड्रॉ भी कर रहे थे कि नहीं, हम ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अपना इल्ज़ाम वापस लेते हैं। फिर बात यह है, जब आप तमाम सियासी जमातों की बात करते हैं तो दीगर सियासी जमातों के खिलाफ कोई गया ये नहीं गया। जब आपको ये नज़र आ रहा है कि आपके लिए ज़मीन तंग की जा रही है, आपके लिए ज़मीन गर्म हो रही है, तो आप अपना एटलीस्ट पेपर वर्क ज़रूर पूरा करते हैं। आपसे अदालत से मांगा गया कि आपके 91 कैंडिडेट्स से जो बिला मुकाबला मुंतखब हुए, उसमें आपने किस किस से फीसें ली हैं जी? नॉमिनेशन पेपर के नाम पे 50,000 की फीस थी, एक की भी उन्होंने फीस के डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाया। फिर 2014 से आखिरी बात ये सारी कार्रवाई करवाई ना, पेपर वर्क पूरा नहीं किया। आखिरी बात पूरी, बिल्कुल फैक्चुअल बातें हैं, लेकिन यही चीजें इनके गले पड़ी हैं। अब अकबर एस बाबर की जो हम बात करते हैं, अकबर एस बाबर 2014 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ केसेस कर रहा है, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन अकबर एस बाबर को पार्टी से निकालने के जो काम प्रोसीजर पूरा करना था, वो तहरीक इंसाफ ने खुद पूरा करना था, वो काजी फ़ाइज़ ने जाके पूरा नहीं करना था कि मलबा उस पर डाल दे। दूसरा, ये देखें, अभी हम काजी फ़ाइज़ की बात करते हैं, साथ में मोहम्मद अली मजहर साहब भी हैं, साथ में मुसर्रत हिलाली साहब भी हैं। बिल्कुल सही है। तो फिर अगर मलबा डालना तो तीनों पे डालें। आज जैसे मुसर्रत हिलाली को याद आ गया और उन्होंने बिल्कुल आज याद आया, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि लगता है कि इलेक्शन कमीशन एक ही पार्टी के पीछे पड़ा हुआ है। माजिद निज़ामी साहब, मेरा सवाल ये है कि ये जो तकसीम है इंटेलिजेंसिया के अंदर इस फैसले के हवाले से, इमरान वसीम तो कह रहे हैं कि उन्होंने कागजात पूरे नहीं किए थे, अपने कागजी कार्रवाई पूरे नहीं की, और अकबर एस बाबर की
जो है वो बहुत पुराना कारकुन है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को इन मामलात में पढ़ना चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट को आइन की जो बुनियादी हक है आर्टिकल 17 का, जिसमें तंजीम साजी का हक सियासी जमातों को नहीं आम शहरियों के लिए है, क्या उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए थी? और क्या बल्ले का निशान इस तरीके से, इस अंदाज से लेना चाहिए था जिस अंदाज से चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने पूरी कार्रवाई को कंडक्ट किया है? और लग रहा था कि वन साइडेड सवालात हो रहे हैं और एक ही पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ रहा है। जी, मुझे बचपन की एक मिसाल याद आ रही है कि एक भेड़िया और एक बकरी का बच्चा नहर पे पानी पी रहे थे, तो भेड़िए ने उसे कहा कि तुम मेरा पानी गंदा कर रहे हो। तो उसने कहा हुजूर पानी तो आपकी तरफ से इधर आ रहा है। तो फिर कुछ देर बाद भेड़िए ने कहा कि तुमने 1 साल पहले मुझे गाली निकाली थी। तो उसने कहा हुजूर मेरी तो उम्र ही 6 माह है। तो जब बहाने ख़त्म हो गए तो उसके बाद भी भेड़िए ने बकरी के बच्चे पे हमला कर दिया। मेरा सवाल ये है कि क्या पीटीआई के पास ये कानूनी मसले ना होते तो क्या पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाती? मेरा ख्याल है कि इसका जवाब नहीं में है। क्या उनकी कागजी कार्रवाई पूरी होती तो पिछले 2 साल से तहरीक इंसाफ के साथ जो हो रहा है क्या वो ख़त्म हो जाता? क्या उन्हें वेलकम किया जाता इलेक्शन के अंदर? तो मैं समझता हूँ कि जुल्फ़कार अली भुट्टो केस में भी यही हुआ था कि ये बिल्कुल हकीकत है कि नवाब कसूरी का मर्डर हुआ था, किन लोगों ने किया वो सबके सामने है। लेकिन जब किसी भी केस में सियासी इंतकाम या रियासत की मुखालफत शामिल हो जाती है तो डेफिनेटली उसके ऊपर सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। सो इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि इस पूरे मामले में तहरीक इंसाफ की जानिब अगर ये मौजूद है हकीकत कि उनकी कागजी कार्रवाई मुकम्मल नहीं थी तो क्या उसकी इतनी बड़ी सज़ा सुनाई जा सकती है? मुझे इस हवाले से इख्तलाफ है। ठीक है, अस्सलाम मलिक साहब, क्विकली ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट क्या ऐसा कर सकती कि जिससे शफाफ इलेक्शन और लेवल प्लेइंग फील्ड का एक माहौल भी बरकरार रहता और कानून पे भी अमल दरामद हो सकता था? एक राय ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये मामला एक एकेडमिक डिसीजन के लिए इलेक्शन के बाद तक भी रख सकती थी और कहती कि फ़िलहाल तो आइनी तकाजा ज़्यादा अहम है, सबको शामिल होने दे, फिर बाद में इसके ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रटेशन करके आर्टिकल 17 की हम जजमेंट दे देंगे, लेकिन फ़िलहाल तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। ये सवाल आप मैं आपके पास छोड़ रहा हूँ, मगर एडवोकेट गौहर अली खान ने जो आज बात की है, कुछ अहम ऐलान भी किया है, वो आपको पहले सुनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन है जिसने हमसे बल्ला ले लिया उससे 25 करोड़ अवाम की बुनियादी हकूक मुतासिर हुए हैं और ये जमहूरियत के खिलाफ एक साजिश कामयाब हुई है। ये जमहूरियत का बहुत बड़ा नुकसान इससे हुआ है और इससे करप्शन की एक इब्तिदा होगी। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी है यही पे अमल होगा, लेकिन इस सिलसिले से हम रुकेंगे नहीं और न बॉयकाट करेंगे। इंशाल्लाह हम फुली पार्टिसिपेट करेंगे। हमने रिव्यू हर सूरत फाइल करना है। पहली बात तो ये है कि इस पिटीशन में आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व था। क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी से निशान वापस लिया जा सकता है या नहीं, और इसी सूरत में आर्टिकल 17 बड़ा अहम था। अगर आर्टिकल 17 अहम था तो 3 मेंबर बेंच सुप्रीम कोर्ट का इस केस को नहीं सुन सकता था। इस केस को सुनना था पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर बेंच ने। इसीलिए कुछ इसमें अदरवाइज भी फैक्चुअल ऐसी गलतियां हैं जो हम समझते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के पास रिव्यू में आना ज़रूरी है, तो इंशाअल्लाह ताला इसके खिलाफ रिव्यू भी हम सुप्रीम कोर्ट में फाइल करें। तो आपने सुना, कितनी उम्मीद है अब नज़रसानी से, और क्या दरमियानी रास्ता था जो सुप्रीम कोर्ट अपना सकती थी? एक तो आपने मतीउल्लाह जान साहब बताया कि इलेक्शन के बाद ये मामला टेकअप कर सकती थी। फिर ये है कि इसमें कोई शक नहीं, इरेगुलरिटीज़ हुई इंट्रा पार्टी इलेक्शन, वो बेशक कहा जाता कि जी ये ठीक नहीं हुई और फिर दोबारा इलेक्शन कराए जाएँ। तीसरा, इलेक्शन कमीशन को ये जूरिस्प्रूडेंस क्या इवाल्व हुई कि इंटरनल जो डिस्प्यूट हैं पोलिटिकल पार्टीज़ के, वो अब इलेक्शन कमीशन एग्जामिन करेगा। और आपको पता है पाकिस्तान में जो इलेक्शन कमीशन है कितना एम्पावर है। पहले हम 62(1)(f) को रो रहे थे कि जी उससे आप टेक्निकल बुनियादों पे सियासतदानों, अब आपने इंटरनल डिस्प्यूट पे इलेक्शन कमीशन किसी भी सियासी जमात को कि जी आपका ये मामला है, इस बुनियाद पे जी आपको। अच्छा, मैं इस हवाले से पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है वो बड़ा ही दिलचस्प है, और उसमें ये जो फैसला लिखा है जस्टिस अरशद है उन्होंने, और इस फैसले के मुताबिक जो इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 208 है
वो इलेक्शन कमीशन को ये अख्तियार नहीं देता कि वो किसी भी सियासी जमात के अंदरूनी जो इंतखाबात हैं उनकी निगरानी करे या उसके हवाले से किसी किस्म की शिकायत का जायज़ा लें, या उस इलेक्शन में अगर कोई भी बेकायदगी होती है तो उसका जायज़ा लें। मगर जो इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 209 है वो ये कहता है कि पॉलिटिकल पार्टी 7 दिनों के अंदर इंतखाबात जब वो करा लेती है तो 7 दिनों के अंदर एक सर्टिफिकेट सबमिट कराएगी पार्टी हेड की तरफ से कि इलेक्शन जो हैं वो पार्टी के आइन के मुताबिक हो गए हैं। और ये जो सर्टिफिकेट है इसके अंदर इलेक्शन की तारीख बताया जाएगा, नाम और ओहदे और उनके जो ओहदेदार हैं, उनके ऑफिस बेरर जो हैं पार्टी के, उनके पते बताए जाएंगे, इलेक्शन के नताइज बताए जाएंगे और पॉलिटिकल पार्टी का एक नोटिफिकेशन जो रिज़ल्ट बता रहा है वो जमा कराया जाएगा। और जब वो जमा हो जाए तो फिर इलेक्शन कमीशन के ऊपर लाजम है कि वो 7 दिनों के अंदर वो सर्टिफिकेट जो है वो वेबसाइट पे दे जाए। और जो सेक्शन 209 है वो किसी सूरत भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये अख्तियार नहीं देता कि वो किसी भी सियासी जमात के अंदर होने वाले इंतखाबात के ऊपर किसी किस्म का सवाल उठाए। ये हाई कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह किया कि इस हद तक आप नहीं जा सकते। ये इलेक्शन अगर डिस्प्यूट परवेज़ खट्टक, असद उमर या शाह महमूद कुरैशी करते तो फिर बात बनती। सबको पता है अकबर एस बाबर साहब ये सारे, अब इस बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट ने इतनी वेटेज दी उनको, जिस पे मेरा ख्याल है कि बड़े शकूक व शुबहात इस फैसले से जन्म लिए हैं। नज़रसानी की दायर अगर पीटीआई करती है तो सुप्रीम कोर्ट को ज़रूर इस मामले पर नज़रसानी करनी चाहिए, अपनी गलती बड़ा ब्लंडर इसको रेक्टिफाई करना चाहिए। जिस तरह जस्टिस काजी फैसल के अपने केस में जस्टिस मंजूर मलिक और मज़हर आलम ये खेल ने गलती मानी कि FBR में जो मामला गया था वो गलत गया था। आज सुप्रीम कोर्ट अगर ये रिव्यू फाइल होता है तो बिल्कुल इसमें कोई नहीं महसूस करनी चाहिए कि बिल्कुल इस मामले को ओवरटर्न करना चाहिए अपने जजमेंट को। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर सिर्फ तहरीक इंसाफ को ही नहीं बल्कि बज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को भी शिकायत है, इसके बारे में बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को भी शिकायत हैं। मुख्तसर हम सुनाते हैं उन्होंने आज कहा क्या। नून लीग सियासत नहीं करना चाहती, मुस्लिम लीग सियासी मुकाबला नहीं करना चाहती, मुस्लिम लीग अपने मुखालफीन को, अपने सियासी मुखालफीन को पिच से आउट रखना चाहते हैं और अकेला खेलना चाहते हैं। मेरे 7 से ज़्यादा पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई असेंबली के उम्मीदवार को तीर का निशान से महरूम रखा गया है। उसको किसी को कैटल दिया गया है, किसी को क्या इंडिपेंडेंट निशान दिया गया है। और ये पूरा का पूरा काम जो आरोज़ है पंजाब में नून लीग के दबाव में आके इन्होंने ये फ़ैसला लिया है। जहाँ तक पीटीआई के कारकुन हैं, मेरा तो बहुत हमदर्दी है इनके साथ कि ये हुआ क्या है। जस्टिस फाइज ईसा साहब ने बड़े वाज़ेह किया जब से वो वज़ीर आला क्या जब से वो चीफ जस्टिस बना, ही इज़ बिन वेरी क्लियर कि वो सियासी फ़ैसले ने कानून पे अमल दरामद करते हुए फ़ैसले देंगे। अगर जस्टिस फाइज ईसा एक सियासी फ़ैसला देना चाहते थे तो वो कानून के एक तरफ रख के एक सियासी फैसला दे सकते थे, मगर वो ये रवायत तोड़ना चाह रहा था। तो इमरान साहब, एक तरफ बिलावल भुट्टो कह रहे हैं नून लीग अपने सियासी मुखालफिन को फील्ड से आउट करना चाहती है और चीफ जस्टिस का फैसला जो है वो कानून के मुताबिक है, कोई इसके सियासी असरात नहीं होंगे। तो ये तजाद नहीं लग रहा आपको बिलावल भुट्टो की? नहीं, तजाद नहीं है, इसमें सियासत है, इसमें सियासत है। आप देखें ना कि जो वो पीटीआई के हवाले से बात कर रहे हैं कि पीटीआई के लोगों के साथ, वोटर सपोर्टर के साथ हमारी हमदर्दी है, तो उनका वो वोट जो है वो अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं कि हमदर्दी का अगर वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिल जाए इन हालात में जब तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान नहीं है। पिछले सेगमेंट जो हम बात कर रहे थे ना बल्ले के निशान के हवाले से, मेरे ख्याल से इसका फ़र्क ज़रूर पड़ेगा और एक सियासी जमात को उसका इलेक्शन सिंबल मिलना चाहिए। लेकिन बात यह कि जब आप रिक्वायरमेंट को भी पूरा करें, लेकिन कहता है नज़र इस सारी बहस में जाए बगैर मती भाई बात यह है, शहरियार अफरीदी की मैं मिसाल देता हूँ, या और आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी आप कैंडिडेट निकाल के देखें, जब वो अपने हल्के में जाएगा ना तो वो खुद उसका चेहरा, उसकी जमात, उसका ब्रांड होगी, उसका पैगाम अपने वोटर तक पहुंचेगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा फर्क उनको जरूर पड़ेगा कि अगर सिलेक्शन सिंबल नहीं होगा, लेकिन जिसने शहरियार अफरीदी को वोट देना उसने सिंबल को नहीं देखना।
शहरियार अफरीदी ने हल्के में जो भी लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं रही ना। नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड की जो आप बात करें उसमें इनके अपने हाथों पे भी हाथों से चलाई कुल्हाड़ियां भी हैं, कुल्हाड़े भी हैं, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड चाहे अपनी वजह से है, नहीं है ना। दूसरी एक और बात है, फाइल की हम यहाँ पे बात कर रहे थे। फाइल जब आप प्रिजर्व करते हैं ना, और रियासत बेशक आपके खिलाफ हो, जितनी भी आपके खिलाफ हो, हमने माजी में देखा है ये रियासत जो है माजी में नवाज शरीफ के खिलाफ भी थी, पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी थी, लेकिन फाइलें मजबूत थी। जब बदला वही फाइलें उनके काम आई। चलें, कागजी कार्रवाई के सारे मामलात हैं, लेकिन आईनी हकूक इन कागजी कार्रवाइयों के शायद नज़र होते जा रहे हैं। माजिद निज़ामी साहब, आप कैसे देख रहे हैं ये जो रिटर्निंग अफसरों के हवाले से शिकायत हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की, ये किस हद तक दुरुस्त हैं? जी, पंजाब के हवाले से तो इस हवाले से खासी ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि जिसमें मुस्लिम लीग नून को यहाँ पर खासी सरकारी हमायत मिलती है। चूँकि उसकी वजह यह है कि यहाँ पर मुस्लिम लीग नून तकरीबन पिछले 15 साल से हुकूमत में है, और वो बुनियादी मुकामी हुकूमतों से लेकर तो कौमी हुकूमत तक वो लोग मौजूद होते हैं। और पीपल्स पार्टी पिछले 10 साल में पंजाब के अंदर खासी सुकड़ चुकी है। सो इसलिए ये बात दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी को सियासी मैदान के साथ साथ इस मैदान के अंदर भी पंजाब के अंदर खासी मुश्किलात का सामना है। तो पीपल्स पार्टी को इस हवाले से अपनी मेहनत ज़्यादा करनी होगी। मैं नहीं समझता कि 10 साल की जो उनकी मुफाहिमाना पॉलिसी है उसका कोई रिज़ल्ट 30 दिन में चेंज हो जाएगा। लेकिन चूँकि बिलावल भुट्टो यहाँ से लड़ रहे हैं, पंजाब में आए हैं, सो इसलिए वो ये चाहते हैं कि वो पंजाब के वोटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। ठीक, इसलिए वो अपनी मुश्किलात का और सियासी अज़ाइम का बिल्कुल तज़किरा करते हैं। मगर माजिद साहब, हमें पीपल्स पार्टी के लिए पंजाब में मुश्किलात हैं, लेकिन मैदान में सिर्फ नून लीग नज़र आ रही है, तो ये पीटीआई के जलसे जुलूस क्यों नहीं हो पा रहे आपके ख्याल में? या दिखाई नहीं जा रहे, या हो ही नहीं रहे, ये क्या हो रहा है? ये लेवल प्लेइंग फील्ड नज़र आ रही है आपको? बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि पंजाब में ग्राउंड के ऊपर ये एविडेंस मौजूद है कि वो तमाम लोग जिनका 9 मई से कोई ताल्लुक नहीं था, उनका तहरीक इंसाफ से ताल्लुक था, उन सब लोगों को हर तहसील के अंदर, हर ज़िले के अंदर टारगेट किया जा रहा है। जैसे ही लोगों को इंतखाबी निशान अलॉट हुए, जिस रात ये सारा इलेक्शन का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट का फैसला लेट हो रहा था, उस रात कई अजला के अंदर पीटीआई के लोग सामने आए जिनको टिकट्स मिल चुकी थी कि जी अब तो कागजात भी मंजूर हैं, टिकट्स भी मिल चुकी हैं, तो अब हम इलेक्शन कैंपेन करने के लिए मंजर आम पे आते हैं। लेकिन उसमें भी ऐसे कई वाक़यात हुए हैं कि टिकट होल्डर्स को उठा लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये बिल्कुल डेफिनेटली मैसेज दिया गया कि इंतखाबी मुहिम चलाने की भी गुंजाइश नहीं है। पंजाब का मामला ये है कि चूंकि ये मेन बैटल फील्ड है, यहाँ पर 140 नशिस्तें हैं, 50% से ज़्यादा है। सो इसको अगर आप काबू कर लेंगे तो फिर पाकिस्तान चलाने में आसानी, पाकिस्तान चलाने में। मगर अस्सलाम अलैकुम, क्विकली, बहुत कम वक्त रह गया, ये बताएं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फ़ैसला किया है, तो आने वाले इलेक्शन में अगर मामलात ख़राब होते हैं तो उसका सारे का सारा मलबा जो है वो किस पे गिरेगा? बिल्कुल, अब सुप्रीम कोर्ट पे ही गिरेगा, जिस तरह 2018 में साकिब निसार पे गिरा है। सिंबल अलॉट भी हो जाता तो लेवल प्लेइंग पीटीआई को बड़ा मुश्किल था कि उनको मिलती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ब्रीज जमा हो जाती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 8 फरवरी को इलेक्शन करा रही थी। एक पार्टी को उन्होंने निशान, चाहे डिस्पाइट रियासती जो भी पॉलिसी, उनको एक निशान मिलता, सुप्रीम कोर्ट जो ब्रीज जमा हो जाती। लेकिन अब सारा कुछ इलेक्शन कमीशन, मुक़्तदर हल्के, सारे ब्रीज जमा हो गए और सारा नज़ला सुप्रीम कोर्ट और स्पेशली चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब पे आ गया। बहुत शुक्रिया हसनात मलिक, माजिद निज़ामी और इमरान वसीम, साफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने का। फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।